फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रंजीत सर का जो बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया था, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। तो प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को ही देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ऑफसाइट एटीएम क्या है? ऑफसाइट एटीएम क्या है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ऑफसाइट एटीएम ऐसे एटीएम है जो बैंक परिसर को छोड़कर विभिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऑफसाइट एटीएम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बीमित पॉलिसी समझौते के तहत कवर की गई घटना को क्या कहा जाता है? तो कवर की गई घटना को प्रावधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा प्रावधान। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो कैसे होता है? NATO। नाटो का मुख्यालय जो है यह ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में पड़ता है, यहीं पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी में हुई थी। इसका स्थापना भी पूछा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का भी स्थापना पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 1945 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। और मूल संविधान में मात्र कितना भाषा था? तो 14 भाषा था, जिसमें से 8 भाषा को इसे 8 भाषा को अलग से जोड़ा गया मूल संविधान में। मूल संविधान में 14 भाषा था, उनमें 8 भाषा को जोड़ा गया। वर्तमान में यह 22 भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग लोकतांत्रिक भी होता है, समाजवाद भी होता है, प्रभुत्व संपन्न भी होता है, प्रजातांत्रिक भी होता है और धर्मनिरपेक्षता भी होता है। लेकिन इसका भाग जो नहीं होता है वह संघवाद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो था सक्रिय रहा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। और आज़ाद दस्ता के बारे में जो है, वर्ष 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जेल से फरार हो गया और बिहार में आज़ाद दस्ता का गठन किया था। बिहार में आज़ाद दस्ताओं की शाखा की स्थापना कहाँ कहाँ हुई थी? तो भागलपुर और पूर्णिया में हुई थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया? तो बाबू जगजीवन राम को सौंपा गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और अंतरिम सरकार कब बनी थी? तो 1946 ईस्वी में। इसमें जो कृषि विभाग के मंत्री थे, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री, वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष जो थे या कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष पूछे तो वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? यानी राष्ट्रपति जब किसी कारण से अनुपस्थित रहता है, जैसे विदेश घूमने के लिए जाता है या बेड रेस्ट उसे मिलता है डॉक्टर के द्वारा, तो उसका जो कार्यभार होता है कौन संभालता है? तो यह उपराष्ट्रपति संभालता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मोजाम्बिक की सीमा निम्नलिखित में से किन देशों को स्पर्श करती है? मोजाम्बिक की सीमा जो है
तंजानिया को भी स्पर्श करती है, मलावी को भी स्पर्श करती है, जाम्बिया को भी अलग कर स्पर्श करती है, और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका को भी स्पर्श करती है, इस्वातिनी को भी स्पर्श करती है। तो इसका राइट आंसर जो है इन तीनों को स्पर्श करती है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। हजारीबाग जेल से जब भाग निकले तो इसके साथ और भी भागने वाले क्रांतिकारी थे, जैसे शालिग्राम सिंह थे, सूर्य नारायण सिंह थे, गुलाब चंद्र थे। और यह कब भागे थे? तो 1942 ईस्वी में। किस अवसर पर? तो दिवाली के अवसर पर, दिवाली या दीपावली के अवसर पर जेल से भागे थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। खाद्य और कृषि संगठन जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन भी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है। यानी कौन नहीं है? तो इसमें नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? किसान खाद के नाम से किस उर्वरक को जाना जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को जाना जाता है किसान खाद के रूप में, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा होगी। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में पानी की कुल मात्रा कितना होती है? तो 1 लाख लीटर होती है। 1 लाख लीटर होती है, 1 लाख लीटर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि केले का कायिक प्रवर्धन होता है। केले का जो कायिक प्रवर्धन होता है वह कैसे होता है, किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। केले का जो कायिक प्रवर्धन होता है वह शक्कर द्वारा होता है, शक्कर द्वारा होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जो होता है वह तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो होता कौन है? यूरिया जो होता है, यूरिया वह तीव्र आर्द्रताग्राही करने में सक्षम होता है, यूरिया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था कौन सी है? उपयुक्त अवस्था जो है यह फूल आने से पूर्व की अवस्था जो होती है, इसमें अगर फसल की पलटाई, खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की जाती है तो अच्छा रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि फलों के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है। फलों के रस में चीनी की सांद्रता रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो यह होता है फलों के रस का थक्का बनाना, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और पक्के फल के माध्यम से ही जेली का निर्माण किया जाता है। पक्के फल के माध्यम से ही जेली का निर्माण किया जाता है, और जेली बनाने में पेक्टिन का जो प्रमुख कार्य होता है वह फलों के रस का थक्का बनाना होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में रोजगार कार्य समूह, यानी ई एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, EWG कहा जाता है रोजगार कार्य समूह को, की बैठक का आयोजन नहीं किया गया? तो यह जो बैठक हुआ था यह 4 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में यह बैठक किया गया था? तो 4 चरणों में अलग अलग जगह पर आयोजित किया गया था। जैसे जोधपुर राजस्थान में जो किया गया था, प्रथम चरण में किया गया। दूसरा चरण में असम के गुवाहाटी में किया गया। दूसरा चरण में असम के गुवाहाटी में किया गया, और तीसरा चरण जो हुआ था यह जेनेवा में हुआ था। तीसरा चरण का आयोजन कहाँ किया गया? जेनेवा में किया गया। चौथा चरण का आयोजन और लास्ट चरण का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। कहाँ नहीं किया गया? तो इस सभी जगह पे किया गया, लेकिन ऑप्शन में ई से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है
कि नींबू नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत किसका होता है? नींबू का फल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नींबू जो है यह सिट्रिक अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और खट्टे फल में प्रायः सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। सिट्रिक अम्ल विटामिन सी का प्रचुर स्रोत होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर। नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। और एगमार्क जो होता है, एगमार्क यह क्या होता है? तो एगमार्क एक प्रमाण चिन्ह होता है जो भारत में कृषि खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। एगमार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? खाद्य पदार्थों पर। और हॉलमार्क चिन्ह किस पर लगाया जाता है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष नसीरुद्दीन ने बिहार का शासन ख्वाजा जहाँ को सौंप दिया था? तो ख्वाजा जहाँ को अपना शासन कब सौंप दिया था नासिरुद्दीन ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1394 ईस्वी में सौंप दिया था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 1394 ईस्वी में सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बिहार का शासन ख्वाजा को सौंप दिया। और तुगलक काल में जो है, तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। तुगलक काल में बिहार दिल्ली सल्तनत का एक प्रांत था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? नालंदा विश्वविद्यालय के साथ साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था। तो किसने किया था? तो यह किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने की थी। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? पटना में जो गोलघर बना हुआ है वह किसके लिए बनाया गया था? तो अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था। और यह किसके काल में बनाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बनाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध जो किया था वह अली गौहर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, अली गौहर। और इसने ब्रिटिश सत्ता का 3 बार विरोध किया। एक बार तो 1759 में किया, 1759 में किया, उसके बाद 1760 में किया, और इसके बाद 1761 में किया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? झंडा गान जो होता है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसको किसने लिखा था, यानी रचना किया था इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि जो होता है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और थायरॉक्सिन कम बनने की स्थिति में जो होता है हाइपोथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म रोग होता है। थायरॉक्सिन कम बनने की स्थिति में क्या होता है? तो हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि जो है यह उबालना भी होता है, स्टूइंग जो भी होता है, और खदकाना भी होता है। इनमें से तीनों विधि है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसके सदस्य कौन कौन से देश हैं? तो इनमें जो शामिल देश हैं अल्जीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, और इसके बाद और भी देश है जैसे ईरान है, इराक है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, लीबिया है, नाइजीरिया है, गेबान है, कांगो गणराज्य है, अंगोला है, इक्वाडोर है, वेनेजुएला इसके जो हैं सदस्य देश हैं। लेकिन इसमें से जॉर्डन जो है यह सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। और ये ऑप्शन में एक केनिया भी दे देता है, तो केनिया भी इसका सदस्य देश नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की
आयु को कहते हैं। 2 वर्ष के से 6 वर्ष की आयु को पूर्व बाल्यावस्था या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। किशोरावस्था जो होता है 11 से 18 वर्ष की आयु को कहा जाता है। शेषवावस्था जो होता है जन्म से 2 वर्ष। शेषवावस्था जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण क्या होता है? तो कीटनाशक भी होता है, मनुष्य के क्रियाकलाप भी होते हैं और बढ़ती जनसंख्या के कारण भी जल प्रदूषण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है वह सर्वांगीण विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य जो होता है सर्वांगीण विकास होता है, यानी सभी चीज़ों का विकास होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा इनमें से क्या होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी जो है वह कौन है? बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी पीवी सिंधु है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और सानिया मिर्जा जो है, सानिया मिर्जा यह टेनिस की खिलाड़ी है। और दीपा कर्मकार जो है, दीपा कर्मकार यह किसकी खिलाड़ी है? दीपा कर्मकार तो यह जिम्नास्ट से संबंधित खिलाड़ी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन चना में भी पाया जाता है और इसके बाद जो है प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में भी ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एलएसडी के सेवन से होता है। एलएसडी के सेवन से क्या होता है? तो एलएसडी का फुल फॉर्म तो पहले जान लीजिए आप क्या होता है। एलएसडी का फुल फॉर्म लाइसर्जिक एसिड डायथैलामाइड होता है। डायथैलामाइड होता है, लाइसर्जिक एसिड डायथैलामाइड होता है। इसके सेवन से जो होता है मानसिक विभ्रम की समस्या उत्पन्न होती है। इसके जो सेवन से होता है मानसिक विभ्रम की स्थिति पैदा होती है। और ये जो होता है इसके सेवन से मानसिक विभ्रम की समस्या उत्पन्न होती है और इसे अमीरों का नशा भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यायाम के लाभ हैं। व्यायाम से क्या लाभ होता है? तो इसका राइट आंसर जैसे व्यायाम से मानसिक लाभ होता है, शारीरिक लाभ होता है, बहुत प्रकार के लाभ होते हैं। 14 प्रकार के लाभ होते हैं व्यायाम से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान का सभापति कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। कब चुना गया था? तो दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली जो होती है नीति का कार्यक्रम से अलग करना होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडिज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? तो डेंगू भी होती है, चिकनगुनिया भी होती है और जीका भी होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 15वें वित्त इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सुदीप्तो मुंडले जो हैं यह 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है अरविंद पनगटिया। अरविंद पनगटिया जी हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। करेंट अफेयर का प्रश्न है और यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, जैसे ओएनजीसी का होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो होता है वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ष व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो होता है प्रति व्यक्ति आय, ये जो होता है आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक जो होता है यह किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम उपदेश का। प्रथम उपदेश का भी हुआ था। प्रथम उपदेश इसने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने श्रावस्ती में दिया था। और इसे एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। और ये बुद्ध के जीवन काल की घटना का चित्रण जो हुआ है प्रथम उपदेश में भी हुआ है, इसके बाद निर्वाण प्राप्ति में भी हुआ है, निर्वाण प्राप्ति में भी हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है। गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वह लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि जो है अशोक के अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है तो यह है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भीमबेटका। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की। आत्मीय सभा की जो स्थापना है किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। कहाँ पे किया था, तो कलकत्ता में किया था। कहाँ पे किया था, कलकत्ता में किया था। और कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किया था। और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किया। और कब किया था, तो 1828 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई, यानी कलकत्ता से दिल्ली को लाया गया। तो 1911 ईस्वी में लाया गया था, या 1912 में कलकत्ता दिल्ली की भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। और यह किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और 1911 ईस्वी में ही लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया तथा इसके बाद कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। किसे भेजा था, तो अकबर द्वितीय को भेजा था। किसे भेजा था, अकबर द्वितीय को। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था। तो यह 1856 ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1856 ईस्वी। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का जो शासक था वह कौन था, तो वह था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। और अकबर का जो शासनकाल था वह 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1556 से 1605 ईस्वी था, तो इसी के बीच आता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर अकबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बाबा फरुद्दीन गंजे शक्कर की। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बाबर विख्यात था। और बाबर का और अन्य नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम या अन्य नाम कहे तो बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। और इन्होंने ही मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने किया था, तो बाबर ने ही किया था। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ। यानी इनमें से किस राज्य में, ऑप्शन के अनुसार इनमें से किस राज्य में जनसंख्या 2001 से लेकर 11 में जो हुआ तो इससे यहाँ पे घट ही गया, तो नागालैंड राज्य में। कहाँ पर, नागालैंड राज्य में। कहाँ पर,
तो नागालैंड राज्य में घट गया। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक से अधिक इसका हिस्सा नहीं है, जैसे ये योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव और नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के सचिव, ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। बुक में ऑप्शन नंबर डी ही टिक किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग जो था, सरकारिया आयोग यह किसके लिए आया था, तो केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए का जो है 3 हो जाएगा। सी रंगराजन समिति, सी रंगराजन समिति किसके लिए आया था, पहले तो सरकारिया आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध के लिए आया था। सी रंगराजन समिति जो है गरीबी की माप की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए लाया गया था। और पारेख समिति जो है यह इंफ्रास्ट्रक्चर का इनेसिंग समिति के लिए आया था। और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए आया था। नरसिम्हन समिति किसके लिए आया था, तो बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है आप मिला लीजिए क्या होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, वे दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है बुध एवं शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। ग्रहों की कुल कितनी संख्या 8 है, जिनमें से 2 ग्रह बुध और शुक्र है जिसके उपग्रह नहीं है, और इसे छोड़कर शेष सभी ग्रहों के उपग्रह है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में स्थित, लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है यह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो अरब सागर में स्थित है। और लक्षद्वीप समूह जो है यह केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है, और इसकी राजधानी जो है कावारत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, कावारत्ती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इस भूमध्य सागरीय क्षेत्र को ही टुंडा क्षेत्र भी कहा जाता है, और टुंडा क्षेत्र में भी टुंडा क्षेत्र को भी विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं। संसार की छत जो कहा जाता है वह पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है यह सहारा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल जो है यह गर्म मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, सहारा मरुस्थल कहाँ पे पड़ता है, यानी इसकी स्थिति क्या है, तो यह जो है अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, और यह जो है 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सहारा मरुस्थल। और गोबी का मरुस्थल जो है, गोबी का मरुस्थल चीन यानी मंगोलिया में स्थित है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, चीन और मंगोलिया में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, यानी आपको किस किस काल में हुआ था, आरोही क्रम में आपको सजाना है। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब हुआ था, दांडी मार्च जो हुआ था यह 1931 ईस्वी में हुआ था। और जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 ईस्वी में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था 1905 ईस्वी में। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला ही है, पत्रिका से संबंधित है। पत्रिका कौन किसका पत्रिका है, तो विपिन चंद्र पाल जो है, विपिन चंद्र पाल की पत्रिका कौन है, तो न्यू इंडिया है। विपिन चंद्र पाल की पत्रिका कौन है, न्यू इंडिया है। और अरविंद घोष की पत्रिका कौन है, अरविंद घोष की पत्रिका जो है यह वंदे मातरम है।
अरविंद घोष की पत्रिका कौन है? वंदे मातरम है। और ब्रह्मो बंधव उपाध्याय की पत्रिका कौन है? तो इसकी पत्रिका जो है संध्या है। और मोहम्मद अली की जो है यह वंदे मातरम है। मोहम्मद अली की जो पत्रिका है, मोहम्मद अली की पत्रिका यह कॉमरेड है। मोहम्मद अली की पत्रिका का नाम क्या है? कॉमरेड है। तो इसका राइट आंसर आप मिला लीजिएगा, क्या सही हो जाएगा। आप इसका पीडीएफ भी व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके ले सकते हैं। पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है आपसे। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु दो पत्रिका निकाला जाता था, केसरी और मराठा। केसरी और मराठा पत्रिका, केसरी था एक पत्रिका और मराठा था, केसरी था और मराठा था। केसरी जो था यह मराठी भाषा में छपता था और मराठा जो था अंग्रेजी भाषा में छपता था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? तो यह कहा था बी डी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बी डी सावरकर ने। इसके बारे में बहुत से जो है नेता ने मतलब अपना अपना सिद्धांत दिया। जैसे अशोक मेहता ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, और आर.सी. मजूमदार ने कहा कि 1857 का विद्रोह जो था यह न तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था और न ही राष्ट्रीय विद्रोह था। और डॉक्टर एस एन सेन ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था यह। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई, तो यह किस क्षेत्र में प्रारंभ की गई? तो यह मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में भील जनजाति की जनसंख्या जो है वह अधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था? तो कोरोना काल में लोगों के बैंक खाते में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। यानी खाता में पैसा देने के लिए, आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कोरोना काल में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसके द्वारा स्वराज दल की स्थापना की गई थी? तो स्वराज दल की जो स्थापना की गई थी 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1907 में भिकाजी कामा जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम महिला थी, यह कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में। कब फहराया था? तो 1907 ईस्वी में भारत का ध्वज फहराया था। भारत का ध्वज क्या है? तो तिरंगा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान 2006 ईस्वी में किया गया था, 2006 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी जो है, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? तो सबसे पहले त्रिपुरी जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिला में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी 1939 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके क्षय होने में सबसे अधिक समय लगता है? सबसे अधिक समय जो लगता है किसके क्षय होने में? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। चमड़े का जूता और फोटो फिल्म को जो है लगभग समान समय ही लगता है क्षय होने में। यानी प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक का जो ये जो होता है फोटो फिल्म, उससे ही निर्माण होता है। तो प्लास्टिक को क्षय होने में लगभग 300 वर्ष लग जाता है।
300 वर्ष लग जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। आपको मिलान करना है। 104 नंबर का, सॉरी 102 नंबर का प्रश्न है मिलान करने वाला। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड से लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। किसको? किडनी और लीवर को। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है तो कैंसर होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से कैंसर होता है। और धूलकण से क्या होता है? धूलकण से आपको क्या, धूलकण से श्वास संबंधी रोग होता है। धूलकण से श्वास संबंधी रोग होता है। और शीशा से कौन सा रोग होता है? शीशा से कौन सा रोग होता है? तो यह जो होता है केंद्रीय नर्वस सिस्टम, इससे प्रभावित होता है। तो इसका राइट आंसर 1 का ए था, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि यूरो नॉर्म्स बनाए गए हैं। यूरो नॉर्म्स किसके लिए बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। वाहनों से निकलने वाली हानिप्रद गैसों को नियंत्रित करने के लिए यूरो नॉर्म्स का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैसों में ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। नत्रजन ऑक्साइड हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड ही होगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभयारण्य यानी नेशनल पार्क और अभयारण्य है। तो सबसे ज़्यादा जो है यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन था? सॉरी, 104 नंबर का जो प्रश्न था, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी गैस है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर जो था कार्बन मोनोऑक्साइड था। इसका राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड था। ऑप्शन नंबर बी सही था। गलती से ये टिक कराए। क्वेश्चन नंबर 105 जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वर्तमान में 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 अभयारण्य है। 12 राष्ट्रीय उद्यान है और 25 क्या है? अभयारण्य है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए पर्यावरण के लिए सहायक कौन सा कृषि होता है? तो जीवांश कृषि होता है, जीवांश खेती होता है। जीवांश या जैविक खेती जो होता है पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए सूची में से उसे चुनिए जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है तो इनमें जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नंदा देवी जीव मंडल रिजर्व को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है? वैश्विक ताप के असर को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर जो है ये चारों इंगित करता है और ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? जंगली गधों का जो अभयारण्य है
यह कहाँ पे पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की। नीलगिरी जैव मंडल को प्रदान किया, इसके बाद नंदा देवी जीव मंडल को भी प्रदान किया, और इसके बाद जो है सिमलीपाल को भी प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर 1, 2 एवं 4 था, ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अभयारण्य यूनेस्को के जैव अभयारण्य के विश्व तंत्र की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो सिमलीपाल ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन सिमलीपाल को कब किया गया सम्मिलित? 2009 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इनमें से जो है सबको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो यह कहाँ पे होता है? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दिल्ली में। भारत के दिल्ली महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है? तो सबसे पहले तो यूएसए का है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद चाइना का है, उसके बाद चाइना का है। और चीन जो कार्बन का उत्सर्जन करता है तो इसमें कितना प्रतिशत करता है? 42% करता है। कितना प्रतिशत करता है? 42%। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका है? तो यूएसए का है, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जैव विविधता के ह्रास के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वह क्या है? तो प्राकृतिक वास का विनाश जो किया जा रहा है, जैसे जंगल को जो काटा जा रहा है, यह जैव विविधता के लिए सर्वाधिक ह्रास का कारण बनता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सही युग्म को चुनिए। सही युग्म को आपको चुनना है। एलोरा की गुफाएं का निर्माण जो किया था यह राष्ट्रकूट ने किया था। एलोरा की गुफाएं का निर्माण जो किया था राष्ट्रकूट के द्वारा किया गया। और महाबलीपुरम का जो मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर कहाँ पे है? चेन्नई में है। तो यह किसके द्वारा किया गया? तो पल्लव नरेशों के द्वारा। चेन्नई का जो है महाबलीपुरम का मंदिर जो चेन्नई में है, यह पल्लव नरेशों द्वारा जो है बनाया गया। इसके बाद मीनाक्षी मंदिर जो है, मीनाक्षी मंदिर, यह कहाँ पे पड़ता है? मीनाक्षी मंदिर आप कमेंट में बताइएगा मीनाक्षी मंदिर कहाँ पड़ता है? मदुरई में पड़ता है, तमिलनाडु के मदुरई में पड़ता है। और इसको किसने बनाया था मीनाक्षी मंदिर को? तो पांड्य शासकों के द्वारा बनाया गया था। तो इसमें तो कोई नहीं सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पेरियार अभयारण्य कहाँ पे है? तो केरल में पड़ता है। पेरियार अभयारण्य कहाँ पे पड़ता है? केरल में पड़ता है। केरल एक तटीय राज्य है और यह मसालों का उत्पादन सर्वाधिक करता है। और पेरियार अभयारण्य जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार अभयारण्य। तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, यानी कि स्थापना कब हुआ था? तो नीलगिरी जैव मंडल की जो स्थापना हुई थी यह नीलगिरी जैव मंडल की स्थापना 1986 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1986 में। नंदा देवी कहाँ पड़ता है? यह उत्तराखंड में पड़ता है। और नंदा देवी जैव मंडल की स्थापना जो हुई थी यह 1988 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1988 ईस्वी में हुई। और सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। सुंदरवन कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसकी स्थापना जो हुई सुंदरवन जैव मंडल की स्थापना यह 1989 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1989 ईस्वी में हुआ। 1989 ईस्वी में। और कंचनजंगा जैव मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 2000 ईस्वी में हुई। कब हुई? 2000 ईस्वी में हुई। तो इस प्रकार आप इसका राइट आंसर मिला लीजिए क्या होगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया। झारखंड का जो निर्माण किया गया था वह किस वर्ष हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड को अलग किया गया था 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 ईस्वी में शुरू किया गया था। तो यह जो किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत के लिए। और कहाँ से किया गया था, तो बिहार के खगड़िया जिला से किया गया था। बिहार के खगड़िया जिला से किया गया था। बिहार के खगड़िया जिला से किया गया था। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और आज का जीके जेएस का लास्ट क्वेश्चन है कि 50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ था। तो यह कब प्रभावी हुआ था, 21 मार्च 1994 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मौसम परिवर्तन समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था, 21 मार्च 1994 ईस्वी को। और इस समझौते में विश्व के 50 से अधिक देशों ने समर्थन प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी राय हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे कमेंट के माध्यम से या यूट्यूब पे भी कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।